बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार लोग इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात का जायजा लेते हैं। मामलात जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। मैं हर बार ये कहता हूँ, यहीं से बात स्टार्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि वाक़तन हालात कंट्रोल में नहीं है और ना ही 15 जमातें इन हालात को कंट्रोल कर सकी, ना ही केयर टेकर सेटअप कर सका और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट और केयर टेकर सेटअप मिलकर इन हालात व वाक़यात को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। उसकी वजह के हालात में बिगाड़ ही इतना ज्यादा पैदा हो चुका है कि एक हवा निकल चुकी है, हमारी हवा निकल चुकी है। बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क हमारे जो हम पे एतबार करने के लिए कोई तैयार नहीं है और यकीन करने के लिए तैयार नहीं है और हमारी हालत इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब कोई भी बड़ी सरमायाकारी बाहर से आनी है या कोई टूरिस्ट आते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि उस मुल्क का हाल क्या है, उस मुल्क की मईशत कैसी है, उस मुल्क में अदालती निज़ाम कैसा है, उस मुल्क में जमहूरियत है नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की कोई कदर है नहीं है, इंसानों की कदर है या नहीं है, अदालतें सही काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती और निज़ाम इंसाफ वहाँ का काम कर रहा है नहीं कर सकता। तो ये सारी सवालों के जवाब हैं वो नफ़ी में आते हैं। जब भी कोई चेक करता है, हमारी शीट चेक करता है, हमारा इंडेक्स चेक करता है, हमारी रेटिंग चेक करता है तो वो माइनस में होती है, प्लस में तो दूर की बात है, माइनस में होती है। इसलिए ये सारे जो चीज़ें हैं ये फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि हम कोई भी सही काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो जिसका काम है वो करने के लिए तैयार नहीं है, अपना काम छोड़ के बाकी सारे कामों पे लगे हुए हैं। और इस वक्त हमारे बदमनी की सूरत हाल ये है, बदमनी की सूरत हाल पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर और चित्राल का जो वाक़या हुआ है वो काफ़ी होश उड़ाने के लिए काफ़ी है और उसको अभी तक सही मानों में लोगों को बताया ही नहीं जा रहा कि वहाँ पे कितना बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं। और उसकी वजह अब ये बताई जा रही है, क्योंकि ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि जनाब अफगानिस्तान में जो असलहा था वो उनके हाथ लग गया, जो गैर मुल्की फोर्सेज छोड़ के गई थी। तो भाई बात यह है कि बॉर्डर पे वो आए कैसे, इतना क्रॉस करके कैसे आए, क्यों आ रहे हैं, उनको बॉर्डर पे रोका क्यों नहीं जा रहा, ये दरअंदाजी रोकी क्यों नहीं जा रही और अफगानिस्तान और ईरान को क्यों नहीं समझाया जा रहा। ये सारी बातें सोचने वाली बातें हैं और ये तगड़ी हुकूमतें जो होती हैं वही ये सारा काम करती हैं। और जब हम अपने अंदर ही लड़ के मर रहे हो तो उस वक्त क्या होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चीजें कुछ अच्छी अगले हफ्ते तवक्को है कि जी अगले हफ्ते कुछ चीजें अच्छी होने जा रही हैं और सबसे अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस एतबार से आने वाली है कि ऑनरेबल जजेस में सुलह होने वाली है और सुलह की इब्तिदा हो चुकी है कि तमाम की तमाम यूनिटी जो है वो वापस आ जाए और वहां पे जो कैंप्स बने हुए हैं कि वो फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, वो ग्रुप खत्म हो जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरी जुडिशरी जो है वो यूनाइट हो जाए और आपस के इख्तलाफात खत्म कर दें। और इसका इनिशिएटिव जो है वो लिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, क्योंकि उन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू करनी है और अपनी इनिंग्स उन्होंने शुरू करनी है 17 सितंबर से। 16 सितंबर को अगला हफ्ता जो है वो ये जो रनिंग वीक है ये आखिरी है और 5 दिन बाकी रह गए हैं, वर्किंग डेज हैं जनाब उमरता बंदयाल साहब के पास और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज साहब ने आना है 17 सितंबर को। उस पे ओस्ट टेकिंग पे और डिनर होते हैं, शाही होते हैं वहाँ पे, ये तरह वहाँ से पता चलता है। तो उसमें तमाम के तमाम जो हैं अब एक दूसरे को इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं। खासतौर पे जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने तमाम साथी जजेस को और उनकी बेगमात को भेजा है जी इन्विटेशन ओथ टेकिंग का। और साथ ही साथ ओथ टेकिंग के बाद जो इशाया एक जस्टिस काजी फाइज साहब देना चाह रहे हैं, उन्होंने और उनकी अहलिया ने तमाम अपने साथी जजेस को इन्विटेशन कार्ड भेजे हैं कि आप आएँ और आके अटेंड करें। तो ये बहुत ही जान जोखों का काम जो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज साहब के हक में आने वाला है, क्योंकि उनकी जो ये उनके रास्ते में काफ़ी रुकावटें खड़ी की गई और जिन्होंने की वो इस वक्त भी ताकतवर हैं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ केस तैयार किया था और जो रेफरेंस फाइल हुआ था और वो सब कुछ जिस तरीके से किया गया था वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फाइज साहब किस तरीके से नबर्द आजमा होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके आने से पहले पहले माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि खौफ व हरास की एक बहुत खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लिहाजा उनको आने से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से यानी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए और जो काजी फाइज साहब के मुखालिफ कुव्वत है उनके लिए एक और मैसेज भी गया कि उनके आने से पहले पहले वकला आपस में मुत्तहिद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, ये सारी की सारी दोबारा से
یونائٹ ہو رہی ہیں اور ان کے آپس کے اختلافات بھی ختم ہو رہے ہیں. اب ایک دوسرے کے جو ہڑتال کی کال تھی اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھا جا رہا ہے. لہذا جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے چیلنجز بھی بہت ہیں اور امتحانات بھی بہت ہیں اور وہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. تو دیکھیے جی کیا ہوتا ہے، چند دن کا کھیل ہے. تو ایک تو یہ خبر. دوسری خبر یہ ہے کہ ظاہر ہے اب اگر جوڈیشری تگڑی ہو گئی تو پھر بہت سارے جو پلانز ہیں، منصوبے ہیں، جو غیر آئینی، غیر قانونی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تمام منصوبے وہ خاک میں مل جائیں گے. اور اسی لیے اب نواز شریف صاحب اپنی زبان سے خود بتا رہے ہیں کہ میں بہت جلد اگلے 10-12 دن میں واپسی کا اعلان کر دوں گا کہ میں نے کب جانا ہے. تو وہ 10 دن وہی بنتے ہیں جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب اپنی وطن واپسی کا اعلان کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہو کیا رہا ہے، اور اس وقت ہو یہ رہا ہے کیونکہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں. شہید ارشد شریف کا معاملہ، کل ایک خبر آئی شہید ارشد شریف کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر علی عثمان کو جی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اور مجسٹریٹ صاحب نے، اور وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے جوڈیشل مسئلے سامنے. وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے اور ایف آئی آر جو ہے ابھی تک شہید ارشد شریف کی فیملی کی درج ہی نہیں ہوئی اور سرکاری ایف آئی آر ہے. اس سرکاری ایف آئی آر کے تحت اس ٹرائل کو سمیٹا جا رہا ہے، جلدی جلدی سمیٹا جا رہا ہے. اور وہ کیوں اتنی جلدی سمیٹا جا رہا ہے اور کیوں ایک سرکاری ایف آئی آر پہ ایک پرائیویٹ پرسن، ایک سینئر موسٹ جرنلسٹ، ایک محب وطن، ایک ویل نون آدمی انٹرنیشنل لیول کا شہید ارشد شریف، اس کو کینیا میں قتل کیا گیا، ان کی ایک ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، سب جوڈس ہے اور اس کے احکامات پر بھی عمل نہیں ہو رہا اور اس سارے کو بائی پاس کرتے ہوئے ادھر سے ٹرائل کر کے جلدی جلدی کیس کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جناب اس پہ شہید ارشد شریف کی اہلیہ سمیہ ارشد اور علی عثمان کو کل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی خبر آ گئی. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جناب ہمیں تو نہ ٹرائل کا پتہ، نہ کیس کا پتہ، یہ کون سا ہے، کیسا چل رہا ہے، ہماری تو ابھی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی اور ہم تو جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پہ ہیئرنگ چل رہی ہے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے، یہ کیس ہے، وہ بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اس کیس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ویسے شہید ارشد شریف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے کافی آوازیں اٹھاتے رہے ہیں، آواز بلند کرتے رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ جوڈیشری سے، کیونکہ عمرتا بندیال صاحب کے جو لارجر بینچ تھا وہاں سے تو ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی اور صرف احکامات دیے گئے لیکن احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور ایک بہت ہی آرڈر تھا، اس آرڈر پہ بھی عمل نہیں ہوا. اگر اسی ایک آرڈر پہ عمل ہو جائے تو 2 اور 2 4 کی طرح ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں. اس کے بعد جی عمران خان صاحب جو جزو لا ينفق ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اس وقت بھی، اور ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور اس میں ایوان صدر جو ہے وہ اس وقت محو مرکز ہے اور وہ ایک ایسا ونڈو ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اپنا عہدہ برقرار رکھیں گے اور ریٹائر نہیں ہو رہے اور گھر نہیں جا رہے کیونکہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہے اور وہ پاکستان کے پہلے صدر مملکت ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل آئینی صدر ہوں گے جو ایک نیا ریکارڈ قائم کریں گے کہ وہ 5 سال سے زیادہ ایک طویل عرصے تک، کیونکہ جب تک الیکشن اپ نہیں ہوں گے اس وقت تک ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر رہیں گے. اور جب تک وہ وہاں بیٹھے ہیں تو ایک ونڈو، ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات حل ہو سکتے ہیں. تو اس میں تگ و دو کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے وزیر حج اور عمرہ آئے تھے، ان کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کا مقصد بھی سیاسی تھا ہماری اطلاع کے مطابق، اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ بات ہوئی تھی کیونکہ ورنہ تو وزیر حج اور عمرہ کا ایوان صدر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، اور وہ ملاقاتیں کریں مذہبی امور سے کریں، باقی لوگوں سے کریں، لیکن وہ ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اور ملاقات بھی ہوئی اور وہ بھی جو ہیں دوست ممالک، اور موسٹ پروبیبلی وہ صدر یو اے ای بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اور سعودی عرب بھی. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چند دن پہلے جناب سعودی عرب کے سفیر پاکستان میں معزز نواف مالکی وہ بھی گئے ہیں، وہ بھی صدر مملکت سے ان کی ملاقات ہوئی. صدر مملکت کی ملاقات گورنر پنجاب سے بھی ہوئی اور پھر محمد علی درانی صاحب سے بھی ہوئی. تو محمد علی درانی صاحب نے آج لب کشائی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں اور ایک ایلڈر کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں اور یہ کشیدگی ختم کرنے میں مدد ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اگر
नवंबर अगर 90 दिन में नहीं होते, नवंबर 90 दिन में तो इनका इरादा नहीं, अगर ये इलेक्शन फरवरी में भी नहीं होते, जो कि मेरी इत्तला है कि नहीं होने, अभी तक का प्लान यही है, तो फिर सारे का ज़्यादा जमहूरी सिस्टम जो है वो हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन है, जब सेनेट ही टूट जाएगा, वो भी 50% खत्म हो जाएगा, तो सेनेट भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, चेयरमैन सेनेट फारिग हो जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट फारिग हो जाएंगे, लिहाजा सेनेट का इजलास भी नहीं हो सकेगा। वो जो एक पार्लियामान जो है वो बनती है कौमी असम्बली से, और पार्लियामेंट से कौमी असम्बली, सेनेट और सदर ममलिकत, तो ये तीन मिलके होते हैं पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो कौमी असम्बली पहले ही खत्म हो चुकी है, और सेनेट अगर मार्च में खत्म हो जाए तो मजीद क्राइसिस, और इस तरीके से एक सिर्फ सदर ममलिकत रह जाएंगे, और कोई भी डिबेट करने का लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम नहीं रहेगा, और फिर सारे का सारा मामला चला जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के पास। और निगरान क्या है, निगरान सेटअप जो है वो हकीकत में एस्टेब्लिशमेंट ही है, डिफेक्टो गवर्नमेंट उन्हीं की है, और डिजोरे हमें जो भी नजर आ जाए उसको छोड़ दें। तो ये सिचुएशन चल रही है, और इसलिए सदर ममलिकत के जरिए ये रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब हो क्या रहा है, इमरान खान साहब से मुतालिक जाली रिपोर्ट सबमिट की जा रही हैं, और नईम हैदर पंचोता ने बताया कल के जो जेल हुक्काम ने रिपोर्ट सबमिट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को सहूलतों से मुतालिक, वो बिल्कुल गलत और लग़्व है, और वो झूठ है। इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई सहूलत जेल में नहीं दी जा रही, हालांकि वो सजा याफ्ता नहीं बल्कि अब एक मुल्ज़म के तौर पे उनको कोई नहीं दी जा रही और सहूलत, लिहाजा इमरान खान साहब के बारे में ये एक जाली रिपोर्ट है, उन्होंने कहा। दूसरी जानिब साइफर में उनकी जो जमानत है उनको रोका जा रहा है, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत को भी। जज साहब मुसलसल छुट्टी पर जा रहे हैं और उनकी दरखास्त जमानत नहीं, हियरिंग नहीं हुई। तीसरी जानिब पैरेलल एक काम किया जा रहा है, और वो है कि उनको अलकादर ट्रस्ट में या तोशाखाना रेफरेंस में उनकी गिरफ्तारी डाली जाए, और उसमें गिरफ्तार करके रेफरेंस फाइल किया जाए। उसमें सैयद असगर जो है प्रोसिक्यूटर जनरल, वो इनकार कर चुके हैं, और उन्होंने इनकार करते हुए बल्कि चेयरमैन अब नैब के मजीद ऑफिसर्स ने भी हमें बताया कि हम पे बहुत प्रेशर है कि बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करें, ये नैब पे प्रेशर है। और नैब के चेयरमैन हैं लेफ्ट इंजीनियर रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब, और 4-5 घंटे उनको बिठाने का मकसद भी यह था, और उनको यही कहा जाता रहा कि जनाब सदर इमरान खान साहब जो हैं वो मामला तय करें और आप अपना किरदार अदा करें, कि मुका करें और ख़त्म करें, और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें, मुल्क से बाहर चले जाएं, तहरीक इंसाफ किसी और के हवाले करें, इस तरह की बातें की गई। तो ये भी, और अब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब के पास सैयद असगर भी जा चुके हैं, वो भी ये कहकर चले गए कि जनाब ये काम मैं नहीं कर सकता, गलत केस हम नहीं बना सकते, गलत रेफरेंस हम नहीं भेज सकते। तो ये नैब के अंदर भी बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है कि कैसे हमसे गलत काम करवाए जा रहे हैं, जो कि केस बनता ही नहीं। और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मामला भी उसमें शामिल था, जो कि अभी तक नहीं हो सकी। दूसरी जानब एक साइफर का मामला सुप्रीम कोर्ट, आपको बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामला अब अगले हफ्ते होंगे। फिर यास्मीन राशिद साहिबा का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हो रही। 9 मई के मामला दोबारा जिंदा हो रहे हैं, और हालांकि वो पटिशन भी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुकी है। एक और खबर भी आपको दे दूं कि चलिए इसको रहने देते हैं, ये खबर बाद में देंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने रुजू कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से, उनकी अहलिया ने, कि उनको मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, और उनको मुसलसल पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम। इसलिए दुरानी साहब को मैं आपको बता चुका हूँ जी। अब एक और जो चीज़ है वो है कि इमरान खान साहब के जो स्टोर का इलेक्शन है वो जीत चुके हैं, और स्टोर का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान, वहां से भी इत्तला आ चुकी है। तो ये है सूरत हाल और ये है वाक़यात जो कि हो रहे हैं। इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में फिर कुछ और खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।